नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में मैं हूं आज आपके संग डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हाजिर हूं, जिसे हम प्रमुख सामाजिक समस्या के रूप में जानते हैं। इसे अपराध कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम क्राइम के रूप में जाना जाता है। अपराध एक ऐसा शब्द है जो कि सामान्य जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में नया नहीं है। किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। कहीं डकैती की बात है, कहीं गबन की बात है, कहीं किसी प्रकार के अत्याचार की बात है। इन सभी को अपराध की श्रेणी में कहा जाता है। लेकिन आखिर व्यवस्थित रूप से अपराध होता क्या है, इसके क्या कारक हैं और किसे अपराधी कहा जाता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में प्रयास किया गया है कि अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष लेकर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में अपराध के बारे में जानने की। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला तो नहीं करता, बल्कि सहयोग से करता है और एक दूसरे के संग नियमानुसार चलने से ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत करता है। शायद इसीलिए इस बात को मान्यता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है और सामाजिक सदस्य होने के नाते उससे समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। उससे उम्मीद की जाती है कि जो समाज में निर्धारित मापदंड हैं, जो कि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, उनका वो पालन करे। नियमों का पालन करने से समाज सुव्यवस्थित रूप से चलता है और व्यक्ति भी सुरक्षित जीवन जीता है। लेकिन कई बार ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती। शायद इसका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हो सकता है, रुचियों की भिन्नता हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो अपराध उत्पन्न होता है। पर ध्यान देने की विशेष बात यह है कि अपराध आपराधिक कानून का उल्लंघन है। ये प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में नियम है, अपनी कानूनी प्रथा परंपराएं हैं और उन आपराधिक कानूनों का जो उल्लंघन होता है वह अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए अपराध को एक सार्वभौमिक रूप में देखने को आ, आसानी से पाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में व्यक्ति जब भी नियम के अनुरूप नहीं चलता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो समाज में जो अव्यवस्था है वो अपराध के रूप में देखने को मिलती है। बात करें इस शब्द के अर्थ के बारे में, तो अपराध अंग्रेजी के क्राइम शब्द का हिंदी पर्याय है। क्राइम शब्द लैटिन भाषा के क्रिमेन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ निर्णय देना होता है। संस्कृत शब्द कर्म है, जो निर्णय के ही समीप है। इसीलिए जो काम करने के योग्य नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अपराध सामाजिक रूप से हमेशा ही हानिकारक होता है, इसीलिए अपराध करना दंडनीय है। यानी कि प्रत्येक अपराध के संग दंड सुनिश्चित होता है। इसीलिए अपराध को एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक और ऐतिहासिक तथ्य के रूप में जाना जाता है। किसी सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों का उल्लंघन अपराध को गठित करता है। समाज के नियमों का उल्लंघन असामाजिक और अनैतिक कार्य के रूप में जाना जाता है, जिसे हम अपराध कहते हैं। अपराध विचलनकारी होता है। ये अनैतिक व्यवहार के रूप में दिखाई देता है, जिनका निर्णय समाज द्वारा लिया जाता है
किया जाता है। इसीलिए अपराध वो कार्य है जो कि सार्वजनिक हित के लिए सदैव ही हानिकारक होते हैं। अपराध की अवधारणा भिन्न भिन्न समाजों और भिन्न भिन्न कालों में विभिन्न होती है। कहीं इसे धर्म और नैतिकता से संबंधित माना जाता है, तो कहीं राजकीय नियमों और कानूनों से संबंधित स्वीकार किया जाता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो अपराध के बारे में तीन दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला, वैधानिक दृष्टिकोण, जिसे हम कानून के रूप में जानते हैं। और जब हम अपराध की बात अभी कर रहे थे तो हमने इस बात को बार बार कहा कि अपराधी कानून का उल्लंघन जब होता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन एट द सेम टाइम, यानी इसी समय, इस बारे में हम सामाजिक दृष्टिकोण भी देखेंगे और हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात करेंगे। तो आगे चलते हुए हम अपराध के बारे में इन तीनों दृष्टिकोणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिनको हम विभिन्न परिभाषाओं के रूप में देखते हैं और उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं अपराध के सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में। अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या बहुत प्राचीन है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से वे व्यवहार जो समाज विरोधी होते हैं अपराध कहलाते हैं। अपराध को सामाजिक समस्या के रूप में प्रमाणित करने पर सामाजिक दृष्टिकोण की पुष्टि हो जाती है। इसीलिए हम पहले बात करते हैं सामाजिक समस्या की विशेषता की। तो तीन प्रमुख विशेषताओं की बात मैं यहाँ करूंगी कि सामाजिक समस्या अनेक कारकों की अंतरक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। सभी सामाजिक समस्याएं अंतर संबंधित होती हैं और सभी सामाजिक समस्याएं स्थान और समय के सापेक्ष होती हैं। ये तीनों ही विशेषताएं अपराध में देखने को मिलती है। इसीलिए अपराध को एक सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। कॉल्डवेल के अनुसार अपराध किसी निश्चित समय और स्थान पर संगठित समाज सम्मत मूल्यों के संग्रह का उल्लंघन है। अगर हम बात करते हैं मावर के अनुसार तो वे कहते हैं कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। और इलियट और मैरिल के अनुसार समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, उसे अपराध कहते हैं। यानी इस प्रकार से यह बात पुष्टि को प्राप्त होती है कि प्रत्येक समाज में नियम व्यवस्था है, समाज सम्मत मूल्यों के संग्रह हैं जो कि समाज में नियमों को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बनाए जाते हैं। और जब इनका उल्लंघन होता है तो समूह दंड निर्धारित करता है, जिसे अपराध कहा जाता है। इसीलिए अपराधों को जब हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये पाते हैं कि अपराध द्वारा मानवीय संबंधों में बाधा उत्पन्न होती है। इससे सामाजिक व्यवस्था और एकता को नुकसान हो सकता है और इसीलिए इस पर ध्यान देने की सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यकता है। अतः सामाजिक दृष्टि से ऐसा कार्य जो समाज विरोधी है, जिसके संग दंड का प्रावधान है, वो अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इससे मानवीय संबंधों में बाधा और मानवीय एकता के लिए खतरा या खतरनाक स्थिति के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं वैधानिक दृष्टिकोण की। तो वैधानिक दृष्टिकोण से कोई भी समाज विरोधी कार्य तभी अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है जब उसे कानूनी दृष्टि से वर्जित और दंडनीय माना गया हो। इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा होता है और अपराधी इरादा होना इसमें आवश्यक होता है। अतः यहाँ पर जो बातें ध्यान देने की है वो पहली ये है कि अपराध की श्रेणी में उसे संविधान द्वारा रखवाना जाए। इसका जो निर्धारण है वो न्यायालय द्वारा किया जाए और इसमें अपराधी इरादा की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कुछ परिभाषाओं पर हम ध्यान दें तो वीवर कहते हैं कि अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक मना किया गया व्यवहार है। ये राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। सेठना के अनुसार अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। इस प्रकार से कानून द्वारा जो भी वर्जित कार्य है जिसमें अभिप्राय यानी कि एक ऐसा इरादा है जिसमें अपराध सम्मिलित है,
वो भी होता है। समाज के लिए ये हानिकारक होता है। इसमें आपराधिक उद्देश्य पाया जाता है और इसके लिए दंड निर्धारित होता है। इसीलिए कानूनी दृष्टिकोण से या वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध का निर्धारण किया जाता है। यानी कि वैधानिक दृष्टिकोण से कोई भी समाज विरोधी कार्य तभी अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है जब उसे कानूनी दृष्टि से वर्जित और दंडनीय माना गया हो। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपराध को मानसिक स्थिति के द्वारा समझने का प्रयास किया गया है और व्यक्ति का असामान्य व्यवहार समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार से भिन्न होता है। इसीलिए ऐसा असामान्य व्यवहार अपराध की श्रेणी में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में मन, मस्तिष्क और भावनाओं के आधार पर अपराध को समझने का प्रयास किया जाता है। यानी कि गोदार्थ कहते हैं कि अपराध मानसिक दुर्बलता का परिणाम है और एल्डर का भी मानना है कि अपराध मन से होता है। इस प्रकार से इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि अपराध को समझने में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रयोग किया गया। वैधानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट निर्धारण किया गया कि किसे अपराध माना जाएगा और सामाजिक दृष्टिकोण से भी नियमों का उल्लंघन करने पर उस कार्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और इन तीनों ही बातों से इस बात को स्पष्ट किया जाता है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य सामाजिक हित में नहीं है, जिससे अव्यवस्था फैलती है, उस कार्य को सामाजिक, वैधानिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं अपराध के लक्षणों के बारे में। तो जेरोम हॉल द्वारा प्रतिपादित अवधारणा की सहायता से अपराधी व्यवहार को निर्धारित किया जा सकता है। जेरोम हॉल ने 7 तत्वों को अपराधी व्यवहार के अनिवार्य तत्व के रूप में माना है। सबसे पहले हानि की हम बात करते हैं। तो अपराधी व्यवहार का परिणाम व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि के रूप में होता है, ये दिखाई देता है और यही अपराध का लक्षण होता है। इसमें अपराधी उद्देश्य की भी बात की गई है, क्योंकि अपराध निर्धारण में अपराधी उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहलू सिद्ध होता है। अपराधी व्यवहार में इरादे से अथवा जानबूझकर हानिकारक परिणाम के लिए किया गया आचरण सम्मिलित होता है। अनजाने में, बिना इरादे के या भूल से किए हुए या किसी के दबाव में किए गए कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। जहां हम बात कर रहे हैं कि अपराध को हम मानसिक स्तर पर भी देख रहे हैं, तो वहां पर क्रिया की भी बात होती है। इसलिए अपराध के लक्षणों में हम क्रिया पर भी ध्यान देते हैं कि केवल अपराध की कल्पना करना ही अपराध नहीं, बल्कि अपराध के विचार का क्रिया के रूप में बाह्य जो प्रदर्शन होता है, वह अपराध को अपराध की श्रेणी में रखता है। ये जाहिर सी बात है कि कानूनी रूप से ऐसा कार्य वर्जित होता है और जब कानून द्वारा प्रतिबंधित जो कार्य व्यक्ति करता है नियमों के उल्लंघन के रूप में, तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। व्यवहार और नुकसान में सह संबंध अपराध का एक प्रमुख लक्षण होता है। व्यक्ति का आचरण भी अपराधी है और उस आचरण का परिणाम भी वैधानिक रूप से वर्जित हानि के रूप में है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा ही आएगा। यानी कि व्यक्ति का किया गया जो व्यवहार है, तो यकीनन यदि वो नियमानुकूल नहीं है, तो वह नुकसान करेगा और इसीलिए अपराध में व्यवहार और नुकसान में सह संबंध देखने को मिलता है। व्यवहार और उद्देश्य में भी सह संबंध देखने को मिलता है। इसीलिए अपराध करते समय व्यक्ति का उद्देश्य अपराध का हो और उसका कृत्य भी अपराधी हो, तभी वह व्यवहार अपराध की श्रेणी में आएगा। इस बात को एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, तो फौज द्वारा किया गया बचाव में हमला और आतंकवादी द्वारा किया गया हमला, इन दोनों में ही जो आतंकवादी द्वारा किया गया हमला है, उसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि इससे समाज को शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हानि पहुंचती है।
अपराध के लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में पहचान होती है दंड की, क्योंकि अपराध करने पर राज्य या समाज द्वारा अपराधी को दंड दिया जाता है। दंड आर्थिक कष्ट या शारीरिक कष्ट के रूप में हो सकता है और दंड के भय से ही कानून का पालन होता है। इसीलिए इन सब तत्वों को अपराधी व्यवहार की पहचान के रूप में जाना जाता है और किसी भी असामाजिक कार्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं अपराध के प्रकारों के बारे में। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। सदरलैंड ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसके दो प्रकार बताए हैं। पहला साधारण अपराध और दूसरा जघन्य अपराध। साधारण अपराध, जैसा कि नाम अपने आप में ही स्पष्ट है कि ऐसे अपराध करने पर कठोर दंड नहीं दिया जाता। इसमें अपराधी को 1 वर्ष से कम कारावास, अर्थदंड या चेतावनी आदि देकर साधारण दंड दिए जाते हैं। साधारण अपराध की श्रेणी में मामूली चोरी, शराब पीना आदि को रखा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण जैसे अपराधों की, तो इन्हें जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है और इस प्रकार के अपराध करने पर राज्य द्वारा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। अब ये बात यहाँ बतानी आवश्यक है कि इस प्रकार का जो वर्गीकरण सदरलैंड द्वारा किया गया था, उसकी कुछ आलोचना भी हुई और उसमें कुछ अस्पष्टता विभिन्न विद्वानों ने स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि एक ही अपराध एक ही स्थान पर भले ही साधारण हो, लेकिन ये हो सकता है कि उसे दूसरे स्थान पर जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। साधारण अपराधों के भी गंभीर परिणाम होते हैं, इसीलिए इस वर्गीकरण की आलोचना देखने को मिलती है। लेमर्ट के अनुसार अपराध का वर्गीकरण जो है वो परिस्थिति के आधार पर किया गया। वो कहते हैं कि परिस्थिति मूलक यानी कि परिस्थिति से बाध्य होकर एवं प्रतिकूल परिस्थिति होने पर किया जाने वाला अपराध परिस्थिति मूलक अपराध होता है और यदि इससे सुव्यवस्थित रूप से यानी कि अपराध करने में समय, स्थान, विधि आदि प्रत्येक पहलू पूर्व निश्चित होते हैं, तो उसे हम सुव्यवस्थित अपराध या नियमित अपराध की श्रेणी में रखते हैं। बोंगर ने अपराध के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वो कहते हैं कि जब अपराध धन से संबंधित होता है तो वो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। जब अपराध का संबंध यौन संबंध से होता है तो वो यौन संबंधी अपराध की श्रेणी में आता है और राजनीतिक क्षेत्र में संबंधित अपराध राजनीतिक अपराध के रूप में पहचान रखता है। और जब प्रतिशोध या बदले की भावना से कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे प्रतिशोध संबंधी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। सांख्यिकी के आधार पर समाज में कानूनों को 4 प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला व्यक्ति विरुद्ध अपराध, दूसरा संपत्ति विरुद्ध, तीसरा सार्वजनिक न्याय और सत्ता विरुद्ध और चौथा सभ्यता और सदाचार विरुद्ध। जब हम व्यक्ति विरुद्ध अपराधों के प्रकारों पर नजर डालते हैं तो पाएंगे कि हत्या, मारपीट, बलात्कार इस श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जब चोरी, डकैती आदि की अपराधों की बात होती है तो उन्हें हम संपत्ति विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखते हैं और जब हम गबन या धोखा जैसे अपराधों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे सार्वजनिक न्याय और सत्ता विरुद्ध माना जाता है। मदिरापान, जुआ, मादक पदार्थों का सेवन, इन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, सभ्यता और सदाचार के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार से भारत में सांख्यिकी के आधार पर 3 प्रकार के अपराध पाए जाते हैं। पहला, वे अपराध जो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत दंडनीय है। इसके अनेक उपसमूह हैं, जैसे जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध। इसके अंतर्गत ही सार्वजनिक न्याय और सार्वजनिक अशांति के विरुद्ध अपराध, शासकीय कर्मचारियों को हानि पहुंचाना आदि सम्मिलित किया जाता है। दूसरे प्रकार में हम देखते हैं कि वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है। इसके 2 उपसमूह हैं। पहला शांति भंग संबंधी
और दूसरा दुर्व्यवहार संबंधी। और तीसरे प्रकार के अंतर्गत हम उन अपराधों को पढ़ते हैं जो कि स्थानीय या विशिष्ट विधियों के अंतर्गत दंडनीय माने जाते हैं। इस प्रकार से भारत में सांख्यिकी आधार पर इन 3 प्रकार के अपराधों को पाया जाता है। जब अपराध की बात आती है तो वहीं पर वह व्यक्ति जो ये कार्य करता है उसे अपराधी माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपराधियों के वर्गीकरण के बारे में। सदरलैंड के अनुसार 2 प्रकार के अपराधियों का उन्होंने वर्गीकरण किया। पहला, साधारण अपराधी जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा किसी निश्चित उद्देश्य से ये राज्य द्वारा दंडनीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। और दूसरा है श्वेत पोश यानी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स और अपराधी। तो श्वेत पोश अपराध और अपराधी, ये अपराधी वो है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च होते हैं। ये अपने व्यवसाय के अंतर्गत ही अपराध करते हैं और इनके अपराधी होने का आभास भी नहीं होता है। साधन संपन्न होने के कारण ये पकड़ में भी नहीं आते हैं और दंड से बच जाते हैं। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को प्रमुखतया 4 भागों में बांटा है। पहला, जन्मजात अपराधी की वो बात करते हैं, यानी उनका मानना है कि अपराधी विशेषताएं व्यक्ति को वंशानुक्रमण से प्राप्त होती हैं। ऐसे अपराधियों में जन्म से ही कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं और इनके आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। पागल अपराधी के अंतर्गत वे अपराधी आते हैं जो मानसिक रूप से किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। ये मानसिक असंतुलन के कारण अपराध करते हैं, ऐसा लोम्ब्रोसो का कहना था। आवेग युक्त अपराधी, इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शीघ्र ही आवेग के वशीभूत हो जाते हैं और जिनमें मामूली बात पर मानसिक तनाव हो जाता है तथा जो शीघ्र ही घातक हमला कर बैठते हैं। और अगर हम बात करते हैं आकस्मिक अपराधी की श्रेणी की, तो इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक और मानसिक दोषों से ग्रसित नहीं होते, बल्कि परिस्थितिवश वे अपराध करते हैं। इसको लोम्ब्रोसो ने 3 उपभागों में वर्गीकृत किया है। पहला है नकली अपराधी, दूसरा है आदतन अपराधी और तीसरा है अपराधी सम। और इस प्रकार से अपराधियों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया। अगर अपराधी के वर्गीकरण में इस बात को देखा जाए तो कोई ना कोई कारक होता है जिससे व्यक्ति अपराध करता है। तो अब हम उन कारकों की बात करते हैं जो कि अपराध के कारक के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शारीरिक कारक की, यानी कि सदरलैंड ने अपराध के लिए शारीरिक कारकों को ही उत्तरदायी माना। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने ग्रंथियों के असंतुलित हार्मोन श्रवण को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना, यानी कि यहाँ भी शरीर वो कारण बनता है जो कि व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। शारीरिक अयोग्यता के आधार पर शारीरिक दोष के कारण भी व्यक्ति में हीनता की भावना उत्पन्न होती है और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्ति अपराध करता है। बात करें अगर हम आयु की, तो छोटे बच्चों के संग अपराध देखने और पढ़ने में आजकल आ रहे हैं। वृद्धावस्था के जो उम्र के लोग हैं उनके संग भी इस प्रकार अपराध देखने को सुनने को आ रहे हैं। लेकिन जब बात आ रही है अपराध के कारकों की, तो अपराध करने वाले इनके बीच की उम्र के होते हैं। बहुत छोटे बच्चे और बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति की अपेक्षा युवावस्था में अपराध की दर अधिक होती है। बात करें हम वंशानुक्रमण की, तो ये कहा गया, विद्वानों ने इस बात को देखा कि अपराध को वंशानुक्रमण भी प्रभावित करता है। और गोरिंग, विनशिप जैसे जो समाजशास्त्री रहे, इस संबंध में उन्होंने अध्ययन कर पाया कि वंशानुक्रमण अपराध के लिए उत्तरदायी है, किंतु अपराध को केवल वंशानुक्रमण का ही परिणाम नहीं माना जा सकता है, सामाजिक परिस्थितियां भी इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। अब बात करें हम पारिवारिक दशाओं की, तो परिवार ही सबसे बड़ा वो आधार होता है जो व्यक्ति को सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन वहीं अगर वैवाहिक स्तर सही नहीं है, परिवार में टूटन है और अनुशासन का अभाव है, ऐसे असंतुलित परिवार में पारिवारिक दशाएं स्थिर नहीं होती हैं और बालक अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है।
मानसिक कारकों की श्रेणी में हम मानसिक कमी और रोगों की बात कर सकते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता और चरित्रहीनता की बात करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपराध की ओर उन्मुख होता है। और जब आर्थिक परिस्थितियों की बात आती है, तो गरीबी न सिर्फ अपराध का कारण है, बल्कि अपराधी परिवार को गरीबी का दंश भी देखने को मिलता है। इससे बेरोजगारी भी जोड़ी जाती है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति भी अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जिससे वो निराश होता है और अपराध का रास्ता चुन लेता है। अकाल की परिस्थितियों में भी, व्यापार नुकसान की परिस्थितियों में भी और आर्थिक संकट की परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपराध की ओर उन्मुख अधिक होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं सामाजिक कारकों की, तो कई सामाजिक कुरीतियां व्यक्ति को अपराध की ओर प्रेरित करती हैं, जिससे समाज में विघटन देखने को मिलता है। गंदी बस्तियां हो जाने से वहां पर बहुत अधिक व्यवस्था नहीं हो पाती है, शिक्षा का अभाव होता है और जनसंख्या विस्फोट भी वो कारक बनता है जो कि व्यक्ति को अपराध की ओर उन्मुख करे। इसका कई जगह अध्ययन देखने को मिलता है। युद्ध परिस्थितियों में भी देश और समाज के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, टूटन होती है, बालक अनाथ हो रहे हैं, उनकी आय का साधन नहीं होता है परिवार में और उन पर कोई नियंत्रण करने वाला भी नहीं होता है। इसलिए भी ऐसे वातावरण में व्यक्ति अपराध की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। मनोरंजन के साधन में इस बात का जो एक लगाम है कि क्या दिखाना है क्या नहीं है, उस पर रोक हट जाने के कारण से कई ऐसी बातें देखने को मिलती हैं कि मनोरंजन के साधनों में भी अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। कई प्रोग्राम्स इस प्रकार के दिखाए जाते हैं चैनल्स पर, जो कि व्यक्ति को इस कार्य को करने के लिए प्रेरित भले ही नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इस प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्लूज या आइडियाज जरूर दे जाते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण व्यक्ति अपने पारंपरिक परिवेश को छोड़कर के दूसरे क्षेत्र विशेष में जाता है, जहां अपने आप को स्थापित करने में कई बार उसके द्वारा अपराध का रास्ता चुना जाए, ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें महामारी काल की, तो यह जो काल अभी हमने ही देखा है हमारे जीवन में, 2020 के दौर से हम देख रहे हैं कोरोना महामारी का काल, इसमें भी इस बात का जिक्र आया, स्टडीज में पाया गया कि व्यक्ति अपनी, चूंकि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, मानसिक रूप से व्यक्ति सुदृढ़ नहीं रह पाता, संवेगात्मक अस्थिरता उसके अंदर पाई जाती है, तो इस कारण से भी व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। समाज और देश में जो अव्यवस्था होती है, उससे व्यक्तियों का रोजगार छिन जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और वह लोग अपराध की ओर प्रवृत्त होते दिखाई देते हैं। इसीलिए अपराध के कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, तो दंड व्यवस्था निर्धारित की गई। दंड अपराधी को राज्य और समाज द्वारा इसीलिए दिया जाता है जिससे अपराधी अपराध करने से डरता रहे और उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि गलत कार्य करने पर समाज उन्हें दंड अवश्य देगा। कहा जाता है कि भय बिन प्रीत नहीं होती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का जो डर होता है कि फिर क्या होगा, उससे भी व्यक्ति ऐसे कार्य को करने से पहले रुकता है, सोचता है और विचार रखता है। इसीलिए दंड व्यवस्था के द्वारा समाज में इन कार्यों की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। दंड के जो संबंध में सिद्धांत मान्य हैं, उनमें एक है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जो कि प्रतिशोध की भावना से संबंधित है। प्रतिरोध की भावना से संबंधित प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है और व्यक्ति सुधार की ओर उन्मुख हो, उन कारणों को ढूंढा जाए जिससे कि व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त होता है, तो वह प्रतिरोधात्मक सिद्धांत से जोड़ा जाता है उन्हें रोकने के लिए, और उसके बाद व्यक्ति में सुधार आए, उसे सुधारात्मक सिद्धांत से जोड़ करके देखा जाता है। इस प्रकार से दंड व्यवस्था का जो स्वरूप देखने को मिलता है, उससे अपराधों की रोकथाम हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। और अपराधों की रोकथाम में जेल व्यवस्था की बात होती है
और परिवीक्षा की भी बात होती है। परिवीक्षा एक अपराधी को दंड भोगने की अवधि से संबंध रखने वाला समय होता है, जिसे परिवीक्षा काल भी कहा जाता है, और इस काल में अपराधी को सजा के बदले सशर्त मुक्त किया जाता है और उससे इस काल में अपने आचरण को सुधारने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ पैरोल की भी बात होती है, और पैरोल का संबंध उस अपराधी से है जो कारागार में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को एक बंदी के रूप में भुगत रहा है। पैरोल पर उस अपराधी को छोड़ा जाता है जो दंड की अवधि पूर्ण होने से पहले ही अच्छे आचरण से स्वयं को इस योग्य बना लेता है कि वह समाज में एक निश्चित निर्धारित सुरक्षित स्थान प्राप्त कर सके। इन सेवाओं का संबंध अपराध के जेल से छूटने के बाद के जीवन से होता है, इसलिए उत्तर संरक्षण सेवाओं की भी जानकारी होनी आवश्यक है। इस प्रकार से समाज में अपराध क्या है, इसके क्या प्रमुख कारण हैं, कितने प्रकार हैं और अपराधियों का भी क्या वर्गीकरण है, उन सब बातों की विस्तार चर्चा इस वीडियो में करने का प्रयास किया गया है। आपने इस वीडियो को सुना और ये वीडियो आपको अपराध जैसे टॉपिक को तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा। इस विश्वास के संग आप सभी का आभार और धन्यवाद।